हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो इसको कभी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अब मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े हैं। मौलिक अधिकार क्या है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देती है। सेम उसी तरह से ये भी जो है अधिकार है, लेकिन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य को निर्देशित है। कहने का अर्थ क्या है, यह नागरिकों के लिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या था, परिवर्तनीय था। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित है। कहने का अर्थ जो है, राज्य अगर सक्षम होगी, राज्य का अर्थ क्या, सरकार अगर सक्षम होगी इसको लागू करेगी, सक्षम नहीं होगी लागू नहीं करेगी। ठीक है, इसके लिए सरकार को हम बाध्य नहीं करेंगे, यानी कि न्यायालय में क्या नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे भाग 4 ये पूछता है ऑब्जेक्टिव, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। स्रोत में देखे हैं हम लोग, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, सुनिए, हल्ला न कीजिए। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। आप आर्टिकल 12 भी देखे थे, उसमें भी क्या था, राज्य की परिभाषा। फिर इसमें भी क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 कहता है DPSP बाध्य योग नहीं है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है, बाध्य योग नहीं है, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार के लिए हम सरकार के विरुद्ध जो है ना क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कि सरकार मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार अगर सक्षम है तो इसको लागू करेगी, नहीं सक्षम है तो लागू नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये इसलिए दिया गया है ताकि जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। आगे देखिए, आर्टिकल 38 कहता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। कल्याणकारी यानी कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक या न्याय व्यवस्था में सुधार लाना ही कल्याणकारी कहलाता है। आर्टिकल 39 देख लीजिए। 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति और सिद्धांत के बारे में है। यानी कि राज्य बोले तो सरकार कौन कौन से नियम यानी कि नीति या सिद्धांत का अनुसरण करती है, यानी कि पालन करती है, उसके बारे में आर्टिकल कितना में कहा गया है, 39 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में भी अलग अलग इसमें उपखंड हैं, जैसे में 39(1) में या फिर ए में कह लीजिए। 39(1) में क्या है, समान न्याय। सरकार क्या करेगी, सबको समान न्याय देगी और प्रयास भी करती है कि सबको समान न्याय मिले। निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि कानूनी सहायता नागरिकों को जो दिया जाता है, सरकार चाहती है कि एकदम निःशुल्क दे, फ्री में दे, और सरकार देती भी है। क्या कानूनी सहायता अगर मांगने जाते हैं पुलिस के पास तो हमें मदद करती है कि नहीं करती है, निःशुल्क यानी कि फ्री में मदद करती है। तो ये व्यवस्था जो है ये 39(1) में किया गया है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1900 उसको लगाइए, तो लगाओ भाई उसको, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ रही है थोड़ी देर। चलिए देखिए, तो क्या देख रहे थे, 39(1) को क्या, ये समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता देना, ये किसका कर्तव्य होगा, राज्य का, यानी कि सरकार का कर्तव्य होगा। इसको 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया कब, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया। किसको, 39(1) को। 39(1) क्या कहता है, सभी स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका चलाने हेतु नियोजन में समान अवसर मिलना, यानी कि आजीविका चलाने हेतु सबको क्या, नौकरी में जो है अवसर समान मिले, ये अधिकार देता है कौन, ये सरकार अधिकार देती है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है 39(a) में। 39(b) क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति का समान अधिकार
एवं अधिक से अधिक समान रूप से वितरण। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है ना, सार्वजनिक कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जो है सार्वजनिक है, जैसे में क्या बोलते हैं, भवन बनाया जाता है सार्वजनिक, या फिर कह लीजिए चबूतरा बनाया जाता है, ये क्या है, किसी एक के तो है नहीं, ये सार्वजनिक है सबके लिए। तो यही कहता है कि सार्वजनिक जो भी संपत्ति है उसका, उस पर जो है सभी लोगों का समान अधिकार होगा। इसके अलावा क्या, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं वो अधिक से अधिक लोगों में समान वितरण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लोग जो है उसी को हपिया ले, सार्वजनिक चीज़ सब उसी के पास चला जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। 39B कहता है। आगे 39C में क्या है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। क्या, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ये आर्टिकल 39C है। 39D में कहता है स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। 39D है, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य, यानी कि जब एक जैसा काम कर रहा है तो उसके लिए एक समान वेतन भी देना चाहिए, पैसा भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्री को कम पैसा देंगे और पुरुष को ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अधिकार किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि सरकार इसको लागू करेगी और लागू भी होती है, सबके लिए समान व्यवस्था, समान वेतन है। 39E क्या कहता है, राज्य स्त्री नाबालिगों को उसके सुकुमार अवस्था, क्योंकि स्त्री जो होती है सुकुमार, उतना ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्किंग तो होती नहीं है, उसी तरह से जो नाबालिग है, बच्चा है, वो भी हार्ड वर्किंग ज़्यादा होता नहीं है। तो नाबालिगों और सुकुमार अवस्था में ध्यान रखने और कार्य देगा, ध्यान रखकर जो है कार्य देगा, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये आर्टिकल 39 में है। उसको जो है हार्ड वर्किंग उससे नहीं कराया जाएगा। 39F क्या कहता है, राज्य बालकों के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। ये 39F के तहत सरकार का काम है। क्या, ताकि बालकों का बौद्धिक विकास हो सके, उसके लिए समाज का वातावरण अच्छा रहना चाहिए। क्या जी, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो ऐसा कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं कि हमको पढ़ने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ की वातावरण को दूषित करके रखा है, दिन रात डीजे बजा के रखा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कौन कराएगा, तो सरकार कराएगी। आगे आर्टिकल 40, ये पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत, याद रखेंगे। राज्य किसका गठन करेगा, ग्राम पंचायत, स्थानीय शासन को चलाने के लिए। अनुच्छेद 41 कहता है गरीबों को सामाजिक सहायता के साथ काम, शिक्षा पाने का, काम भी कर सकता है और शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, इसका अधिकार है आर्टिकल 41 के तहत। क्या, गरीब जो है सामाजिक सहायता के साथ साथ क्या कर सकता है, काम भी कर सकता है और शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, शिक्षा भी पा सकता है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी जो वृद्धा पेंशन मिलता है, ये वृद्धा पेंशन पाने का अधिकार है। फिर विकलांग जो भी पेंशन आता है, विकलांग पेंशन, ये भी पाने का अधिकार है। विधवा पेंशन पाने का अधिकार है। अटल पेंशन पाने का अधिकार है। जितने भी पेंशन वगैरह मिलता है वो सब पाने का अधिकार जो है किसको है, नागरिक को है। लेकिन वो जो है जबरदस्ती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इसको लागू कर सकती है, सरकार चाहे तो इसको लागू नहीं भी कर सकती है। ये सरकार पे डिपेंड करता है, राज्य पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार है और जब इसका हनन होगा, ये लागू नहीं होगा तो हम डायरेक्ट चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम का न्याय संगत एवं मान्योचित दशाओं में प्रसूति यानी कि गर्भवती सहायता पाने का अधिकार है। यानी कि कुछ ऐसी दशाओं में न्याय संगत होना चाहिए। काम कैसा होना चाहिए, न्याय संगत। जो प्रसूति जो है, प्रसूति जो महिलाएं हैं, गर्भवती है, उसकी सहायता पाने का अधिकार जो है ये आर्टिकल 42 करता है और सरकार ये देती भी है। गर्भवती जो माँ होती है अगर नौकरी पे है वो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, 6 महीना, साल भर, 2-2 साल तक जो है उसको छुट्टी दी जाती है और उसको घर बैठे बैठे जो है उसका वेतन मिलते रहता है। तो ये उसका अधिकार है। आगे आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मकारों को निश्चित की गई मजदूरी, यानी कि जो तय किया गया है मजदूरी जितना हम तय कर दिए हैं, एवं कुटीर लघु उद्योग जो घरेलू उद्योग है
को बढ़ावा देना। जो काम करने वाले लोग हैं उसको तय कर दिए कि नहीं मजदूरी इतना देना है तो उसको मजदूरी उतना ही देना चाहिए। इसके अलावा सरकार क्या चाहती है कि लघु उद्योग यानी कि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसको बढ़ावा दे, घरेलू उद्योग। ये सब काम करने का अधिकार है। आगे 44 क्या कहता है, 44 4 4 एक समान है, तो याद रखेंगे नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। क्या? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था है। 4 4 एक समान सिविल संहिता याद रखेंगे, एक समान सिविल संहिता याद रखेंगे। इसके अलावा तलाक या फिर गोद लेने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है ये तलाक ले सकता है या फिर किसी को गोद ले सकता है। गोद लेना समझते हैं ना, अनाथ बच्चों को गोद वगैरह लेना, अपना लेना, तो गोद ले सकता है या फिर तलाक दे सकता है या तलाक ले सकता है। ये अधिकार जो है आर्टिकल 44 के तहत है। समझ में आया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अभी बाकी है 44, अब 45 से आगे हम बात करेंगे कितना तक, 51 तक। समझ में आया? अनुच्छेद 45 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। ये काम कौन करेगी? सरकार करेगी। यानी कि सरकार का काम क्या है? राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का, राज्य मीन्स क्या? सरकार। राज्य का काम है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ शिक्षा कैसा हो? निःशुल्क, यानी कि फ्री में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके अलावा ये जो प्रावधान है 6 से 14 वर्ष वाला, ये आपको पढ़ा दिए थे मौलिक अधिकार में भी, यानी कि इसको जो है 21A में भी जोड़ा गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के बारे में ये बात किसमें कही गई थी? तो आर्टिकल 21A में कहा गया था। और इसको जोड़ा कब गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसके साथ साथ 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो मौलिक अधिकार में था उसको यहाँ पर ला दिया गया, यानी कि 0 से 6 वर्ष बच्चों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी कि कम से कम जो 6 साल के जो बच्चा है उसके लिए एकदम जरूरी है कि उसको शिक्षा दी जाए, अनिवार्य एकदम जरूरी है, और निःशुल्क दी जाएगी यानी कि फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो आंगनवाड़ी वगैरह में उसको पढ़ाया जाता है ना। आगे अनुच्छेद 46 देखिए क्या कहता है, SC ST OBC समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टिकोण से अभिवृद्धि हेतु आरक्षण। आरक्षण की बात करते हैं ना कि आरक्षण दिया गया है, तो ये आरक्षण कितना में है? आर्टिकल 46 में है। अनुच्छेद 46 में जो है जो ST हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, या फिर ST शेड्यूल ट्राइब हैं, उसको जो है, या OBC है, सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था। शिक्षा में भी आरक्षण है, पढ़ाई में भी, ठीक है, आर्थिक में भी, राजनीतिक में भी, ये सब चीज में क्या है? उनको आरक्षण मिला हुआ है। ये आर्टिकल 46 में है। आगे आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार को बढ़ावा देने और मादक पदार्थ यानी कि जो नशा की चीजें हैं, दारू, शराब, अफीम, चरस, गांजा पर प्रतिबंध लगाना। किस आर्टिकल के तहत जो है सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है? आर्टिकल 47 के तहत। बिहार में अभी दारूबंदी है ना, किसके अनुसार लगाया गया है? आर्टिकल 47 के तहत। ठीक है, किसको बढ़ावा देगा? पोषाहार को बढ़ावा देगा। पोषण, जिसमें पोषण मिले वैसे आहार को बढ़ावा देगा। ठीक है, और किसको बंद करेगा? ये सब पे बंद कर सकता है, इस पे कानून बना सकती है सरकार, चाहे तब, नहीं चाहे तो नहीं। लेकिन बिहार सरकार चाह दी कि नहीं, इसको जो है बंद करना है, प्रतिषेध है। मादक पदार्थों पर क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो बाकी राज्य ऐसा नहीं कर रहा है। आगे देखिए 48 क्या है? आर्टिकल 48 में है पशुपालन, कृषि को बढ़ावा देना तथा वन जीवों की रक्षा करना। ये सरकार का कर्तव्य होगा कि इसको लागू करेगा। क्या पशुपालन को बढ़ावा देगा? और इसके लिए सरकार बढ़ावा भी देती है ना, तरह तरह के जो है योजना लेकर के आती है, उसमें जो है उसका क्या बोलते हैं, सब्सिडी वगैरह मिलता है, पशुपालन के लिए कुछ पैसा मिलता है ना। आगे कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को सुधार करना या फिर बढ़ावा देना,
वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सब का सब काम जो है राज्य सरकार के है। और आपको बताए थे राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि सरकार चाहेगी तब इसे लागू कर सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 48 याद रखेंगे। आर्टिकल 48A क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण करना और बढ़ावा देना। इसको कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया। क्या है सर? पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करके रखा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षित करके रखा जाएगा ताकि वातावरण जो है सही बना रहे। अब इसी के तहत जो है गांव चाहे अलग अलग शहरों में या रोड के किनारे, सड़क के किनारे, नदी के किनारे जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना, बढ़ावा देना। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक है, राष्ट्रीय स्तर के यानी कि भारत की बात की जाए, पूरे भारत में जो फेमस है राष्ट्रीय स्तर के स्मारक है, बड़े बड़े या फिर स्तूप हैं या फिर वस्तु है, उसको संरक्षित करके रखा जाए, उसको बचा करके रखा जाए। ठीक है, उस पर गार्ड वगैरह रहता है उसकी रक्षा करने के लिए, न तो पता चलेगा उसका एक एक ईंट लोग उखाड़ करके जो है अपना घर बना लिया ना, तो इसकी रक्षा करने के लिए बढ़ावा देती है आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका जो होगा वो न्यायपालिका से अलग होगा। कार्यपालिका जो होगा किससे अलग होगा? न्यायपालिका से। कार्यपालिका समझते हैं जो प्रशासन के कार्य को चलाता है, जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये हो गया कौन? कार्यपालिका हो गया। और न्यायपालिका जो न्याय देता है, कोर्ट में बात की जाए, कचहरी, कोर्ट कचहरी, उसमें न्याय जो देने वाला है, ये दोनों एक साथ ही तालमेल दोनों का नहीं रहेगा। दोनों क्या रहेगा? दोनों अलग अलग रहेगा, तब ना जो है न्याय सही से होगा। पता चलेगा कि मंत्री के बेटा कुछ गड़बड़ किया है, तब मंत्री जी फोन कर देंगे, तो इसका बात मान लेगा नहीं? मंत्री जी की बात मान लेगा। लेकिन इसको क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है, किसी का कोई बात नहीं मानेगा। आगे अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जैसे में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब चला ना, तो इसमें भारत के संविधान में लिखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कि विश्व स्तर पे शांति बना के रखेंगे ना, दुनिया स्तर पे क्या बना के रखेंगे? शांति और सुरक्षा कायम रखेंगे। ये बात जो है आर्टिकल 51 में कहा गया है। तो 36 से 51 तक क्या था हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को निर्देशित ये सब हैं, यानी कि राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो लागू इसको नहीं कर सकती है। 51 एक यहाँ पर लिखे हैं, इसमें ज़्यादा है नहीं तो इसलिए यहाँ पर देख लेंगे इसको। अनुच्छेद 51 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हम भारतीयों का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में किसमें है? अनुच्छेद 51A में है। इसको शामिल कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया। आपसे पूछ दे क्या कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था क्या? नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। जोड़ा कब गया? 1976 में जोड़ा गया। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है रूस के संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है? रूस के संविधान से। अभी जो है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। और जब इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जब इसको अपनाया गया था, उस समय कै गो था? 10 ठो था। कै गो था? 10 ठो। पूछ दे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? नहीं। कब अपनाया गया? 1976 में। किस संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। कितने? तो 10। अभी वर्तमान में कै गो है? तो 11 गो। तो 11वां को कब अपनाया गया? तो 11वां को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे अपनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। हो जाएगा याद? ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मित्रों और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग भी जय हिंद।